वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में विचारधाराएं हमेशा ही बहुत एक्सट्रीम रही हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजीज से, उनके कर्मों से बहुत एग्री करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी विचारधाराओं से लगभग नफरत करते हैं। लेकिन वास्तव में वीर सावरकर कौन थे, क्या थी उनकी आइडियोलॉजी, क्या थी उनकी फिलॉसफी? अक्सर हम देखते हैं कि जब हम ऐसे एक्सट्रीम व्यूज़ किसी के बारे में देखते हैं तो जो उनकी जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। हिस्टोरियन विक्रम संपत ने वीर सावरकर की एक बायोग्राफी लिखी है जो कि 2 पार्ट्स में है, और इन किताबों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है वीर सावरकर को जानने का, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में शायद विचारधाराएं ज़्यादा हैं, जिनके बारे में विचार ज़्यादा हैं, पर ज्ञान बहुत सीमित है। और विक्रम ने एज ए हिस्टोरियन इस ज्ञान को इन किताबों के द्वारा, वो जो एक लिमिट थी उस लिमिट को ख़त्म करा है और हमें वीर सावरकर के बारे में बहुत सी चीज़ों का संज्ञान कराया है। तो आइए आज जानते हैं कौन थे वीर सावरकर। देखते रहिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से बुक्स वाले भैया पे। मैं अभिषेक हूँ और आज हम बात करेंगे वीर सावरकर की। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, ये 2 किताबें जो विक्रम संपत ने लिखी हैं वीर सावरकर पर, हम इनकी चर्चा करेंगे। और यदि आपको लगता है कि ये काफ़ी डिटेल्ड बुक्स हैं तो जी हाँ, पहली बात ये बहुत डिटेल्ड बुक्स हैं, और जो सीरियसली सावरकर को और भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं ये बुक वास्तव में उन्हीं के लिए है। और मेरा ये कहना है कि यदि आप वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं तो ये किताबें आपके ज्ञान के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होंगी। तो अगर बात करें सावरकर की, जैसा मैंने कहा, एक एक्सट्रीम व्यूज़ जिनके बारे में कहे जाते हैं, उनको अक्सर एक हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। कि जैसा कि इन पुस्तकों में लिखा है कि सावरकर सिर्फ हिंदुत्व एक उनकी डेफिनेशन नहीं है उनकी लाइफ की, सावरकर के बारे में बहुत कुछ है जो जानना जरूरी है। तो पहली बुक जो है सावरकर की, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, सावरकर एक्कोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924। तो ये किताब बताती है सावरकर के जन्म से लेकर उनके सेलुलर जेल से वापस आने तक की। और जैसा कि जन्म के बारे में विक्रम हमें बताते हैं कि उनका जन्म जहाँ भागूर महाराष्ट्र में हुआ, उन्होंने बहुत पॉवर्टी डिजीजेस देखे बचपन में ही। 1883 में वो पैदा हुए, तब हम जानते हैं कि कैसे हेल्थ स्टैंडर्ड्स से कैसे भारत की दशा थी, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कम एज में खोया। और लेकिन जो उनके बचपन की जो खास बातें हम समझते हैं वो यहाँ पे ये थी कि वो बचपन से ही अंग्रेजी रूल के खिलाफ थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। उनमें एक रेवोल्यूशनरी बनने की, भारत को आज़ाद कराने की वो लालसा बचपन से थी। और इसके साथ साथ ही एक चितपावन ब्राह्मण होते हुए वो जाति प्रथा के सख्त विरुद्ध थे। वो हालांकि खुद ब्राह्मण थे, लेकिन उनका मानना था, जैसे कि इन बुक्स में हम आगे पढ़ेंगे, उनके जाति प्रथा, जातिवाद के खिलाफ बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज़ थे यहाँ पे। और उनका ये मानना था कि हम जातिवाद को यदि ख़त्म करना है तो जाति प्रथा का ही हमें सर्वनाश करना होगा। और जैसे कि उन्होंने इस बुक में पढ़ते हैं, ये बातें महात्मा गांधी के साथ भी चर्चा में रखी थी कि हमें जातिवाद को ख़त्म करने का एक ही सोल्यूशन है कि हम जाति प्रथा को ख़त्म करें। तो खैर, जैसे वो बड़े हुए हम जानते हैं, उनके अंदर ये विचार थे कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करी थी, अभिनव भारत जिसका नाम रखा। एक ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज जो ये बात करते थे मिलके कि भारत की आज़ादी के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने जैसे लंदन और यूरोप में और भारतीय स्टूडेंट गए, तो लंदन के स्पेशली इंडिया हाउस में उन्होंने ये कोशिश करी, खुद भी जाकर एक स्टूडेंट बन के, कि कैसे कैसे वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसा हम देखते हैं कि ये किताबें सिर्फ आपको सावरकर के बारे में नहीं बताती, बल्कि भारत की आज़ादी को लेके बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बताती हैं। तो उस समय यानी कि 1900 के आसपास के समय को आप समझ लीजिए, आज से लगभग 122 साल पहले गांधी नेहरू जी के सेंटर स्टेज पर आने से पहले के जो क्रांतिकारी थे, चापेकर ब्रदर्स, मदन लाल ढींगरा, और ऐसे बहुत से जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं खो गए, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, और जो वो भी आज़ाद भारत का एक सपना देखते थे। और यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो सावरकर और ऐसे बहुत से उस समय के क्रांतिकारी थे जो ये मानते थे कि यदि भारत को आज़ाद कराना है तो आप वो आर्म्ड स्ट्रगल यानी कि युद्ध के बगैर नहीं करा सकते, कहीं ना कहीं आपको एक युद्ध ही करना पड़ेगा। और ये विचारधारा बिल्कुल महात्मा गांधी के विपरीत थी, जब समझ सकते हैं सन 1920s के डेकेड से पॉपुलर होनी शुरू हुई कि हम इसको शांति के पथ से जो है भारत को आज़ाद कराएंगे। तो इन क्रांतिकारियों के बारे में जानने का वजह हम जानते हैं, सावरकर लंदन गए, उन्होंने अपनी स्पीचेस वगैरह सब देनी शुरू करी, एक ग्रुप्स तैयार करने शुरू करे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। और जैसे जैसे वो ब्रिटिशर्स की नज़रों में आए तो एक दिन वो
पकड़े गए और ब्रिटिश सरकार ने फैसला करा कि उनको अंडमान जेल में, सेलुलर जेल में 50 साल के लिए भेजा जाएगा। जी हाँ, वो पहले ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिनके ऊपर 2 लाइफ सेंटेंस लगे थे 25-25 साल के, और 50 साल के लिए वो अंडमान गए। तो जब विक्रम अंडमान की बात करते हैं तो मेरा मानना है, जो उन्होंने इस बुक में लिखा है अंडमान के बारे में, वो चैप्टर पढ़ने सबसे मुश्किल हैं इस बुक में। इसलिए नहीं क्योंकि कोई लैंग्वेज उन्होंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वो चैप्टर्स पढ़ने इसलिए टफ हैं क्योंकि जिस तरह के इनह्यूमन काम वहाँ पर किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति, जिस तरह की वो कंडीशंस में रहे थे, आपको, मेरा मानना है कि किसी को भी पढ़कर रोना आ सकता है कि वास्तव में कैसे कैसे चीज़ों से निकल के कैसी कैसी मुसीबतें झेल के हमारे क्रांतिकारियों ने हमें भारत को आज़ाद कराया। तो वो मैं कहूँगा यदि आप बुक नहीं भी पढ़ते पूरी, उन चैप्टर्स को जो सेलुलर जेल की दशा दर्शाते हैं उनको पढ़िए। तो खैर, आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको विक्रम ने बहुत ही अच्छे से कवर करा है, और जो अक्सर सावरकर के बारे में एक नेगेटिव व्यू रखने वाले कहते हैं कि उन्होंने मर्सी पिटीशन दी थी ब्रिटिश को क्योंकि वो सेलुलर जेल से निकलना चाहते थे। तो अक्सर इसको इंटरप्रेट करा जाता है कि वो एक कायर थे, कमज़ोर व्यक्ति थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स से माफ़ी मांगी और मर्सी पिटीशन दायर करी कि मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। तो इस पर सावरकर कहते हैं, इसको ना तो हम एक कायर की तरफ से देख सकते हैं, ना ही किसी ऐसे एंगल से। एक सीधी सी बात है क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ही खुद कुछ लीनियंसीज शो कर रही थी प्रिजनर्स के खिलाफ, और कई ऐसे प्रिजनर्स थे जो वहाँ से बाहर निकले थे बिकॉज वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे कई और प्रिजनर्स थे जो निकले थे, ऐसे और भी कई लोग थे जिन्होंने मर्सी पिटीशन डाली थी। तो विक्रम ये कहते हैं कि इसको एक एक्सट्रीम स्टेप देखने के बजाय शायद हम सिर्फ इस तरह से देख सकते हैं कि जब उन्हें लग रहा था कि मैं जेल में रहकर शायद वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा जो मैं जेल से बाहर कर सकता हूं, तो उनका मानना है कि शायद ये एक थॉट प्रोसेस उनका कह सकते हैं कि रहा होगा, रादर देन उसको किसी कायर या वीर की नज़र से देखने के बजाय एक सीधा साधा एक जो प्रैक्टिकल स्टेप है वो होने की ये संभावना ज़्यादा है, और ये विक्रम का विचार है इस बारे में। तो जैसे आप देखते हैं, विक्रम ने कहीं भी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को नहीं रखा है, या उन्होंने सावरकर की हर बात को जस्टिफाई नहीं किया है। बहुत सी बातें में उन्होंने सिर्फ व्यूज़ दिए कि ये ऐसा हो सकता है, और मैं कहूँगा लगभग 100% ये बुक काफ़ी हद तक न्यूट्रल है, और विक्रम ने अपना कोई इसमें बायस किसी तरह से नहीं डाला कि सावरकर अच्छे थे गलत थे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये फर्स्ट बुक बताती है, वो बताती है सावरकर की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में। जी हाँ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी उनकी, जिसके बारे में मैंने कहा कि लोगों के बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, उन्होंने इस बुक के बारे में ये बताया है कि वो क्या समझते हैं कि हिंदू कौन है और वास्तव में हिंदुत्व क्या है। क्या हिंदुत्व का मतलब एंटी माइनॉरिटी होना है? क्या हिंदुत्व का मतलब भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है? तो रादर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था, मैं सजेस्ट करूंगा आप उस एक डिटेल्ड चैप्टर को पढ़िए जिसमें उन्होंने अपनी इस आइडियोलॉजी के बारे में, विक्रम ने उस पूरे चैप्टर को लिखा है। तो अब हम बात करते हैं, पहले भाग खत्म, हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे भाग की। अगर हम दूसरी किताब पे हैं तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, उन्होंने लिखा है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। ये बुक का टाइटल है। तो आप देखेंगे कि ये बुक कवर करती है सावरकर की लाइफ को 1924 से 1966, उनकी मृत्यु तक, और 1924 वो साल है जब वो सेलुलर जेल से बाहर आए थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो सेलुलर जेल से बाहर आने के बावजूद भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे। ब्रिटिशर्स उनको एक इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल, एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी समझती थी, तो वो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहे थे अगले 5 साल, और वो रिस्ट्रिक्शन तो बढ़ा दी गई थी। तो आप समझिए कि जेल से बाहर निकलने के बजाय लगभग 10 साल से ज़्यादा के बाद ही आप कह सकते हैं कि वो एक फ्री मैन रहे थे सही मायने में। इस बुक के शुरू में हम देखते हैं कि जब सावरकर जेल से बाहर आए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते डिफाइनिंग फीचर उनके जीवन का रहा था वो था इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जी हाँ, उन्होंने जाति प्रथा को मिटाने के लिए बहुत से संघर्ष किए, और जो नहीं जानते उनको ये जानकर हैरानी होगी कि जाति प्रथा का उन्मूलन करना, इरेडिकेट करना, कास्ट सिस्टम एक ऐसा व्यू था जिसपे उनके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यूज़ मैच करते थे। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत प्रयत्न किए जाति प्रथा को समाप्त करने के, और सभी जातियों को बराबर हक मिले इसके लिए। लेकिन सावरकर, जैसा हम इस पुस्तक में पाते हैं कि सावरकर ने इंटरकास्ट डाइनिंग्स प्रमोट करी, इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करी, और जगह जगह जाकर कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए भाषण दिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम साथ में ये जानते हैं भारत के बारे में कि जब उन्होंने ये प्रयास करे तो उनको ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं से ही
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला। जी हाँ, बहुत से हिंदू ही ऐसे थे जो कास्टिज्म को, जातिवाद को मानते थे, और वो सावरकर की इस विचारों से कि जाति प्रथा को ख़त्म कर दें और सब जातियाँ बराबर हैं, उन लोगों कोई फ़र्क नहीं है, उनको उनसे बहुत रेजिस्टेंस मिली। तो ये मैं कहूँगा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हिस्ट्री का जो हमें समझना है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि किताब सिर्फ सावरकर के बारे में नहीं है, किताब आपको भारत के इतिहास, भारत के क्रांतिकारियों और भारत के उस समय के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। क्या ये बुक है दिलचस्प मोड़ देती है, क्योंकि ये बात आती है 1924 से, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वो समय था जब गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी, गांधी जी का रोल बढ़ा था भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, और कांग्रेस पार्टी का रोल बढ़ा था। लेकिन जैसे सावरकर ने बाद में हिंदू महासभा ज्वाइन करी थी, और इस पे आप देखेंगे कि उनके कांग्रेस से और स्पेशली महात्मा गांधी से विचार कहीं भी मिलते नहीं थे। और ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी भी कई बातों पर महात्मा गांधी से सरोकार नहीं रखते थे। तो एक बार और हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी जगह जहां पर सावरकर और भीमराव अम्बेडकर के विचार मिले थे, क्योंकि बहुत सी बातों पर गांधी जी से एग्री नहीं करते थे। तो सेकंड पार्ट ऑफ बुक आपको बताता है ना सिर्फ सावरकर के लिए, बल्कि उस समय का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या चल रहा था, भारतीय पॉलिटी, भारतीय सोसाइटी में क्या चल रहा था। और अगेन हिंदू महासभा में होने के साथ साथ उन्होंने, आप ये जानेंगे, भारत का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार करा था, एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम देखते हैं सावरकर को एक हिंदुत्व आइडियोलॉग के निगाह से, तो आपको जानकर हैरानी हो गई कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन्होंने योगदान दिया, एक प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने सिर्फ इक्वालिटी की बात करी, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए। उनके हिसाब से जो भारत में रहते हैं उनको सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उससे कोई फर्क नहीं रहेगा। तो वंस अगेन जब हम वही बात करते हैं कि हम उनको आइडियोलॉजिकल एंगल से देखते हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजी प्रमोट करी, बट जब बात आई भारत के संविधान को बनाने की और इन चीज़ों की, तो शायद उनका एक ऐसा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट कहीं नहीं दिखा। इसके अलावा उन्होंने भी अंग्रेज़ों से बहुत सी नेगोशिएशंस करी भारत की आज़ादी को लेकर, और जैसा मैंने कहा, अदर देन उनका जो रोल रहा था समाज सुधार में, तो वो चीज़ें विक्रम ने अपनी बुक में डिटेल में कवर करी हैं। और आप इस बुक में स्पेशली जानेंगे कि वास्तव में सावरकर का रोल भारत की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से लेकर भारत के बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स है, फॉरेन पॉलिसी और ऐसी, जहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया अपने लेखों के, किताबों के द्वारा। और एक और ख़ास बात जब सावरकर के बारे में जानेंगे कि वो सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो एक प्रोलिफिक ऑथर थे, जिन्होंने ढेरों किताबें लिखी, जिन्होंने ढेरों प्लेज लिखे, ढेरों कविताएँ लिखी। और वो पहले व्यक्ति थे जो 1857 की म्यूटिनी को, म्यूटिनी नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध कहते थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक थी जो ब्रिटिशर्स ने बैन करी थी कुछ साल, क्योंकि वो उसको एक आज़ादी का युद्ध बताते ना कि सिर्फ एक सैनिकों के द्वारा म्यूटिनी। तो ऐसी और बहुत सी बातें आपको इस बुक में सेकंड पार्ट में पता चलती हैं, सावरकर का ओवरऑल रोल क्या रहा था। एंड सेकेंडली आप ये जानेंगे इंटरेस्टिंग कि 1905 में सावरकर ने महात्मा गांधी से पहले ब्रिटिश गुड्स को बैन करने की, जलाने तक की बात करी थी, जी हाँ, 1905 में ऐसी। लेकिन इसमें हम जानते हैं, इस बुक में हम देखते हैं कि बहुत सी जो कंट्रोवर्सी सावरकर के साथ जुड़ी हैं वो फोर फ्रंट पे आती हैं। उनके जो व्यूज़ रहे मुस्लिम रूलर्स को लेकर, उनके व्यूज़ रहे पाकिस्तान को लेकर, सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान की विचारधारा, उस पाकिस्तान के थॉट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। उनके माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या व्यूज़ थे, सब कुछ इस सेकेंड पार्ट में कवर्ड है। और जैसा कि हम जानते हैं, आज भारत की आज़ादी के बाद नथुराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को मारा था, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो लोगों को पकड़ा गया था, सावरकर का भी उनमें नाम था, लेकिन एविडेंस स्ट्रांग ना होने की वजह से सावरकर को छोड़ गया। लेकिन अगेन ये बहुत से लोग मानते हैं कि सावरकर ने भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करा था। उन्होंने खुद गोली नहीं चलाई, उन्होंने किसी को पिस्तौल नहीं दी, लेकिन शायद वो भी महात्मा गांधी के बहुत खिलाफ थे, तो उनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोल ऐसा इस किताब में माना जाता है। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा ये बुक आपको भारत में वीर सावरकर के बारे में बताती है, बिना किसी आइडियोलॉजिकल लेंस के। आपको भारत की आज़ादी के स्ट्रगल के बारे में बताती है, भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बताती है, अंग्रेजी हुकूमत के बारे में बताती है। और यदि मेरा मानना है सावरकर जैसी एक हस्ती को जानना है, तो हमें ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जो आपको एक व्यक्ति की ज़िंदगी जैसी रही है वैसी बताती है, बिना किसी आइडियोलॉजिकल लेंस के। आज भारत जब अपनी 75वीं आज़ादी वर्षगांठ मनाने जा रहा है, मेरा मानना है हमें ऐसी तमाम वो किताबें पढ़नी चाहिए जिनकी विचारधारा से शायद हम एग्री ना भी करते हो, लेकिन उनको समझने के लिए ज़रूरी है हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ें। और जितना आज तक सावरकर पर लिखा गया है वो बहुत लिमिटेड है, और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि विक्रम जैसे वो ऑथर हैं जिन्होंने उस गैप को इन अपनी किताबों के द्वारा फुलफिल करा है। यदि आप भारत के इतिहास में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में रुचि रखते हैं तो ये दोनों किताबें ज़रूर पढ़िए।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से जुड़ना चाहते हैं मुझे ईमेल कीजिए readwith80@gmail.com। धन्यवाद।